नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे की गूंज तेज होनी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रत्याशियों के नाम, उम्मीदवारों के नाम सर्वे के बाद ही तय किए जाएंगे। लेकिन हाल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव ने कई प्रत्याशियों के नाम तय भी कर लिए हैं। इस बीच आगरा से समाजवादी पार्टी के नेता नितिन कोहली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने खुद को आगरा की एक विधानसभा सीट से टिकट मिलने का दावा कर दिया। तो क्या चल रहा है कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी में, और इसके अलावा तमाम उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े मुद्दे क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कुमार अभिषेक। कुमार, सबसे पहले बात इसी टिकट बंटवारे को लेकर शुरू करते हैं। पिछले 2-3 दिनों में हमने कुछ बयान सुने इसको लेकर, तो क्या मामला है? सर्वे से होगा टिकट प्रत्याशियों का नाम फाइनल या शुरू हो गया है फाइनल होना? शुक्रिया नीरज। देखिए, समाजवादी पार्टी कुछ उस तरीके की पार्टी है जो हर तरीके का, जिसे कहते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करना। तो ये अब आप इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी देखिए। ये तो सही है कि अखिलेश यादव लगातार अपनी बैठकें कर रहे हैं जिले वाइज, और जिले वाइज जो बैठकें हो रही हैं, दरअसल ये एक स्क्रीनिंग समझा जाए इसको, कि एक तरीके का इनिशियल स्क्रीनिंग वो इस वक्त कर रहे हैं अपने कैंडिडेट्स को। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सर्वे के बाद ही कैंडिडेट्स के नामों के ऐलान होंगे, लेकिन उन्होंने एक और ऐलान कर रखा है कि नवरात्र के बाद से हम अपने धीरे धीरे अपने कैंडिडेट्स के नाम ऐलान करना शुरू करेंगे। तो देखिए, समाजवादी पार्टी में इस तरीके का नहीं होगा कि जैसे ही नवरात्र खत्म हुआ तो कोई लिस्ट आई और उस लिस्ट में नाम होगा, ऐसा नहीं होगा। दरअसल अखिलेश यादव लगातार अपने पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से, अलग अलग जो उनके विंग्स हैं, उनकी मीटिंग करना, मुलाकातें करना करते रहते हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने जिलेवार कुछ बैठकें की हैं, जिसमें आगरा, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर, हापुड़ ऐसे जिलों की बैठकें हुई हैं। और ये वो जिले हैं जो अखिलेश यादव के लिए बहुत मुफीद नहीं रहे हैं, यानी कि बहुत मजबूत गढ़ समाजवादी पार्टी के नहीं है। तो ये ऐसे जिलों की उन्होंने मीटिंग की, और एक कह लें कि इनिशियल स्क्रीनिंग जो उसको होती है वो इन्होंने किया है। और उस मीटिंग में उन्होंने कई नाम, कई लोगों के प्रस्ताव, कईयों की पैरवी, कईयों के लिए लॉबिंग, सब कुछ आती रहती है। अखिलेश यादव बहुतों को पर्सनली जानते हैं, ज्यादातर लोगों को। तो इस मीटिंग में उन्होंने ये बात कह दी, आगरा नॉर्थ को लेकर नितिन कोहली का आपने नाम लिया कि भाई जाओ तुम चुनाव लड़ो, तुम लड़ो। तो ये एक ऐसी सीट है जो कि बीजेपी का बिल्कुल गढ़ जैसा है। वहां पे बीजेपी को 60 से 70% वोट मिलते रहे हैं। ये वो सीट है जहां बिजनेस कम्युनिटी या बनिया क्लास का वोट बहुत ज्यादा है। तो ये इस सीट पर अखिलेश यादव ने कह दिया तुम चुनाव लड़ो। वजह उसमें उस मीटिंग में शिवपाल यादव मौजूद रहे हैं, वो शिवपाल यादव के करीबी भी रहे हैं। शिवपाल यादव उनको कुछ पद भी देना चाह रहे थे, तो शायद अखिलेश यादव ने उनको कह दिया कि नहीं नहीं, ये सीट पर जाओ, चुनाव लड़ो, तैयारी करो। तो इस तरीके से जो स्क्रीनिंग है ये चलती रहेगी, होती रहेगी। और उसी क्रम में उन्होंने अपनी मीटिंग में कह दिया, तो जो है उन्होंने नितिन कोहली ने इसे अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया, शिवपाल यादव ने बकायदा मंच से कह दिया। तो एक नाम तो अभी उजागर हो गया, लेकिन ये एक नाम नहीं है, कई नाम, जैसे मैंने बताया कि कई जिलों की अखिलेश यादव ने मीटिंग की। तो जो लोग इन जिलों की मीटिंग्स के हिस्सा हैं, जिनके नाम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंडिकेशन लोगों को मिल रहे हैं कि भाई ठीक है, तुम अगली बार लड़ना, तुमको मैं ये बना दूंगा, तुमको सरकार आने दो, वो बना दूंगा। यानी कि वो इनिशियल स्तर पर एक छटनी जिसे कहते हैं, उस जैसी चीजें दिख रही हैं। और ये अखिलेश यादव का तरीका है अपने कार्यकर्ताओं से संवाद का, किसी को टिकट देना है नहीं देना है उसका। तो अभी जो मुझे समझ में आया है वो यही है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि इनका जो अपना बहुत कुछ खास होने वाला है कि 3-4 चरणों में ये अपने टिकटों का ऐलान करेंगे। एक तो वो होगा कि भाई चलो ऐसी सीटें जहां बिल्कुल उम्मीद नहीं है, हो सकता है जैसा उन्होंने ऐलान कर दिया, जाओ अभी से तैयारी करो। यानी कि जहां पर बहुत मुश्किल सीटें हैं,
वहां पर अभी से तैयारी के लिए कह सकते हैं। कुछ जो कम मुश्किल सीटें हैं वहां पर कुछ समय बाद करेंगे बिल्कुल, लेकिन आखिरी वक्त आते आते भी ज्यादातर सीटों पर वो ऐलान करेंगे। लेकिन ये उनके एक पूरे चुनाव के एक वोट टिकट बांटने के एक्सरसाइज के तौर पर ही से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। टिकट बांटने की प्रक्रिया क्या होगी ये आपने बताया, लेकिन टिकट बंटवारे का यानी कि जो लिस्ट आएगी उसका डिज़ाइन क्या होगा, अगर हम इस पर बात करें तो लोकसभा चुनाव पे हमें जाना पड़ता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब पीडीए का नारा अखिलेश यादव बुलंद कर रहे थे, उन्होंने एक टिकट बंटवारा अपने उसी पीडीए के फार्मूले पे किया और जो उनके कैंडिडेट जीत कर आए 37 कैंडिडेट जो बीजेपी को ज़बरदस्त झटका दिया, उसमें से 86% कैंडिडेट ओबीसी, दलित और मुस्लिम समुदायों से थे। तो ये जो एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है, भले ही हम कहते रहे लोकसभा चुनाव का पैटर्न अलग, विधानसभा चुनाव का पैटर्न अलग, लेकिन ये जो पीडीए का आजमाया हुआ फॉर्मूला है 86% सक्सेस रेट वाला, तो क्या ये विधानसभा में भी हमें इसकी छाप मिलेगी? नहीं, बिल्कुल मिलेगी। इनफैक्ट यही छाप दिखाई देगी और यही ट्रेंड भी होगा। देखिए, जब वो पीडीए पीडीए कह रहे हैं तो ये मान लीजिए कि बहुत ऐसी जगह, बहुत ऐसी सीटें जहां पर सवर्ण जीत सकते हैं या उनके अलावा कोई दूसरा नहीं जीत सकता, अखिलेश यादव वहीं देंगे जो भी सवर्ण टिकट होंगे। बाकी जगहों पर वो पूरी तरीके से पीडीए के टिकट पर ही वो मन बना रहे हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा हैरतअंगेज बात यह है कि सामान्य सीटों पर, जिसमें माना जाता है कि भाई सामान्य सीटें हैं, इस पर ठाकुर, ब्राह्मण, इस तरह के कैंडिडेट्स होंगे, वहां भी इस बार आप देखेंगे तो उनकी पूरी कोशिश है कि ओबीसी और ओबीसी के अलावा दलितों को ज्यादा से ज्यादा दिया जाए ताकि उनकी सीटें वहां पर मजबूत हो सकें। तो उनका जो पीडीएफ फॉर्मूला है उसे लेकर के वो चलेंगे। जिस 86% सक्सेस रेट की बात कर रहे हैं, ये डेटा उनके पास भी है और यही उनका वोट बैंक है, जो कि वो मतलब जिस टैग को उन्होंने हटाया है इतने मुश्किल से, यादव और मुस्लिम वाला, और जिसके भरोसे वो 2024 का पार्लियामेंट जीते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उससे डेविएट करेंगे। उन्हें लगता है कि उन्हें जीत का फॉर्मूला मिला हुआ है और यही वो जीत का फॉर्मूला है कि उनका वोट बैंक जहां पे ठीक है, उनके वोटर्स ज्यादा हैं, वहां देंगे, लेकिन अक्रॉस यूपी में वो इस पीडीएफ फॉर्मूले को ही ट्राई करेंगे, जिसमें ज्यादातर ओबीसी, दलित, सामान्य सीटों पर आपको दिखाई देंगे। और ऐसी सीटें जो बिल्कुल जहां पर सवर्ण बिरादरियां बहुत दावेदारी करती हैं या फिर उनके बगैर नहीं जीत सकते या वही जीत सकती हैं, तो अखिलेश यादव के दिमाग में वो चीजें हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां उन्हें लड़ाना है। लेकिन पहले जिस तरीके से एक लॉबिंग हो जाती थी कि भाई आप इस पर इन बिरादरियों को लड़ाएं, सवर्णों के इस बिरादरी को लड़ाएं, ये बड़ा नेता लड़ेगा, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि बीजेपी अगर चूंकि बीजेपी का वोट बैंक भी है, बीजेपी अगर लड़ाएगी सवर्णों को और उनके सामने अगर दलित या ओबीसी खड़ा करेंगे अखिलेश यादव, तो नेचुरल है कि एक बड़ा वोट बैंक अखिलेश यादव के साथ सिर्फ इस नाम की वजह से भी जुड़ सकता है कि ये पीडीए का है। तो ये एक चैलेंज बीजेपी के लिए होगा, अखिलेश यादव के लिए उतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उन्होंने एक अपना कैंपेन उसी दिशा में पिछले काफी वक्त से लेकर चल रहे हैं, तो वो वही आपको आने वाले वक्त में भी दिखाई देगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और हम अपने दर्शकों को बता दें लोकसभा चुनाव की बात कि वो अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने फैज़ाबाद और मेरठ जैसी सामान्य सीटों पर एससी कैंडिडेट, दलित कैंडिडेट उतारे थे और फैज़ाबाद में तो अवधेश प्रसाद जीते और वो तो पूरी एक कहानी है। और मेरठ में भी अरुण गोविल जैसा जहां बीजेपी के कैंडिडेट थे, वहां अखिलेश यादव की कैंडिडेट, दलित कैंडिडेट सुनीता वर्मा जो हैं, वो मुझे लगता है 10-11 हज़ार वोटों से हारी थी, यानी अच्छी लड़ाई करके हारी थी। तो जैसा कुमार अभिषेक बता रहे हैं कि अखिलेश यादव के पास एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले की छाप, पीडीए के उस फॉर्मूले की छाप हमें विधानसभा में भी दिखाई देगी, ये तो तय है। लेकिन कुमार अभिषेक, मायावती की 9 अक्टूबर की रैली को लेकर बड़ी चर्चा है कि मायावती भी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमबैक रैली कर रही हैं, जिसकी शुरुआत 9 अक्टूबर से होगी। और मायावती ने पिछले दिनों जिस तरह की बातें कही हैं, जिस तरह के बयान उनके आए हैं, चाहे वो ट्विटर की शक्ल में हो, चाहे वो किसी और शक्ल में हो, वो ये कहते हैं कि मायावती भी अपने परंपरागत एससी वोट के साथ और मुस्लिम वोट के साथ जो सोशल इंजीनियरिंग करना चाहती हैं, वो पिछड़ों की, ओबीसी की, यानी अगर यहाँ भी देखें तो ये कुल मिलाकर ये वही पीडीए हो जाता है। तो मायावती
आपको लगता है कि मायावती अगर एक अपनी कम बैक की कोशिशें कर रही हैं और वो उसी पिच पर खेलेंगे जिस पर अखिलेश यादव पिछले 1.5-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो कोई समीकरण बनते बिगड़ते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, अगर आप देखे होंगे, आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर की एक बात बड़ी मार्के की है। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में भी ये बात कही कि जो ओबीसी में जो अति पिछड़ी बिरादरियां हैं वो बड़ा कंफर्टेबल फील करती हैं अगर मायावती के साथ उनको जाने का मौका मिले। अखिलेश यादव के साथ निश्चित तौर पर अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, लेकिन अगर मायावती मजबूत होती हैं तो जो एमबीसी, ईबीसी, जो दलित बिरादरियां हैं, अगर थोड़ा भी मायावती मजबूत होती हैं तो उनके साथ जाने में वो कंफर्टेबल रहती हैं। बीजेपी, अगर आप देखें, नंबर 1 पर मायावती पसंद होती हैं, दूसरे नंबर पर बीजेपी होती है और तीसरे नंबर पर अखिलेश यादव होते हैं, समाजवादी पार्टी होती है। ये कड़वा सच है, लेकिन ये फैक्ट है। मायावती जब कमजोर पड़ गई तो मायावती का जो वोटर है, जो बीजेपी को वोट नहीं करना चाहता था, वो वोटर, उसमें का एक बड़ा चंक अखिलेश यादव के साथ भी शिफ्ट हुआ, क्योंकि वो भाजपा का वोटर नहीं हो सकता था। वो कह लें कि वो या तो मायावती को करेगा या नहीं करेगा, या अगर उसे बुरा लगेगा तो जाके वो सपा को दे आएगा, और ऐसा ही हुआ है। देखिए, मायावती अब जब जिस कमबैक की वो कोशिश कर रही हैं, अगर वो उस पर जिसे कहते हैं ना, एक उसके अंदर दृढ़ता उनके अंदर बनी रही कि नहीं, अब मेरे से कोई गलती नहीं होगी, इधर उधर ज्यादा नहीं होगा, किसी को हटाने निकालने, जैसे आकाश को लेकर के आई, पूरी एनर्जी उसी में चली गई कि घर बचाएं कि पार्टी बचाएं, क्या बचाएं। अगर ये चीजें ठीक रहती हैं और जिस तरीके से उन्होंने एक दिशा देनी शुरू कर दी है अपनी पार्टी को, और इस 8-9 अक्टूबर से जो वो शुरू करने वाली हैं अपनी रैलियों की पूरी श्रृंखला, जिसकी शुरुआत लखनऊ से हो रही है, और ये पूरा का पूरा जो टारगेट है, निशाना है 2027 है, तो अभी भी उनके पास तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का वक्त होगा जब वो अपनी पार्टी को पटरी पर लाने की कोशिश करेंगी। देखिए, मायावती के साथ उनका वोटर आज भी खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मायूस वोटर था जिसे लगता था कि अब मायावती कुछ करती नहीं है, निकलती नहीं है, अपने ही परिवार को उन्होंने उलझा दिया है, अपने ही कार्यकर्ताओं को उन्होंने बिल्कुल उलझा करके रख दिया। तो एक ऐसा वोटर जो उनको चाहता था लेकिन मायूस था, वो नाराज होकर के वो सपा और बीजेपी की तरफ है, आज भी है। लेकिन अगर मायावती सचमुच जमीन से मजबूत होनी दिखनी शुरू हो जाए, अगर वो रैलियां करनी शुरू हो जाएं, अगर वो निकलनी शुरू हो जाएं, अगर आकाश आनंद जैसे बिहार में घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश में घूमने लगे, अपने वोटर्स के बीच जाने लगे, और उनके वोटर में ये आने लगे कि नहीं, बहन जी भी जो है वो भी इस चुनाव में एक फैक्टर बनने वाली हैं, तो समझ लीजिएगा कि निश्चित तौर पर फिर उनके साथ उनका वोटर जुड़ने लगेगा। और अगर उनका वोटर जुड़ता है तो पिछले कुछ दिनों से जो वो मेहनत कर रही हैं उस पीडीए पे, जो कि अखिलेश यादव ने नाम बेशक दिया, लेकिन एक्चुअल पीडीए अगर किसी के साथ कभी रहा है, ये हटा दीजिए तो पिछड़ा और दलित, तो वो ज्यादातर मायावती के साथ रहा है, बसपा के साथ रहा है। अगर वो जुड़ता है, लेकिन उसको भी जुड़ने के पहले उसको दिखाई देना चाहिए कि मायावती न सिर्फ फैक्टर हैं, बल्कि 27 में सरकार और सत्ता में कहीं से भी आ सकती हैं, किसी भी तरीके से आ सकती हैं। अगर ये चीजें कहीं से वो करने में सफल हो गई तो फिर आप मान लीजिए कि फिर ये जो पीडीए का कार्ड अखिलेश यादव का है, और मायावती जो इसी तरीके से बिना पीडीए का नाम लिए हुए पीडीए के तर्ज पर चल रही हैं, तो ये एक मुझे लगता है कि एक सियासी तौर पर एक ऐसी लड़ाई होगी जो जमीन पर आपको दिखाई देगी कि जमीन पर कौन किसके साथ है। देखिए, आज के समय में हर ओबीसी, हर दलित, वो हर नहीं मतलब ज्यादातर ये मानकर चलते हैं कि अगर आप बीजेपी के साथ नहीं है तो आप सपा के साथ हैं, क्योंकि मायावती आज के समय में बहुत उनका वोट बैंक नीचे जा चुका है। लेकिन अगर वो उनके अंदर एनर्जी आती है, वो उनका स्ट्रक्चर खड़ा होने लगता है, उनकी पार्टी की चर्चा शुरू हो जाती है, अगर वो सीरियस एक कंटेंडर के तौर पर उनकी पार्टी दिखाई देने लगती है, तब मान लीजिए कि फिर ये पीडीए की लड़ाई तो फिर जमीन पर बहुत ही भीषण हो जाएगी। एक्चुअल पीडीए में पिछड़ा, दलित सब कहां किसके साथ जाएंगे, ये मायावती के खड़े होने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात है कि अक्टूबर से जो मायावती की रैलियां शुरू हो रही हैं, ये 2027 के चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है। और उसके बाद एक रैली नहीं, रैली दर रैली है उनकी, कहा जा रहा है नवंबर में, दिसंबर में उनकी कई रैलियां होने वाली हैं। अगर ये सब चीजें चलती रही तो फिर हमें नए तरीके से, नए समीकरण से
पीडीए को नए चश्मे से भी देखना पड़ेगा और मायावती को एक फैक्टर के तौर पर मान करके ये लड़ाई सीधे एनडीए बनाम समाजवादी पार्टी या ये इंडिया गठबंधन नहीं होने वाला है, बल्कि मायावती भी इसमें फैक्टर होंगी। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि मायावती कितनी कह सकते हैं कि किस किस तौर पर वो सामने आती हैं, अपने पार्टी को लेकर आती हैं। नहीं, बिल्कुल। पिछले दिनों हमारे इस कार्यक्रम मुद्दे की बात में अखिलेश यादव की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी थे, 3 हफ्ते के करीब की बात हो गई। तो जब उनसे सवाल हुआ तो उनका दावा, 2 दावे उन्होंने किए। एक तो ये कि अगर कल चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी है जो इतनी तैयारी के साथ खड़ी है कि कल चुनाव हो जाएं तो वो पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेगी। और दूसरा दावा उन्होंने किया कि 350 सीटें हम जीत रहे हैं। इन दोनों दावों पर आपकी टिप्पणी क्या? अभी आज की तारीख में तैयारियों के मामले में सपा सबसे आगे है, और चलिए 350 का दावा भी उन्होंने कर दिया। नहीं, देखिए, ये तो भाई वो जिस पार्टी के हैं मैं थोड़ा अतिशयोक्ति मानूंगा, लेकिन ये मैं उनकी एक बात मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी एकदम बैटल रेडी मोड में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चुनाव के लिए हर पल तैयार बैठी है, लेकिन इतनी भी तैयार अचानक से नहीं है कि अगर आप कल कह दें तो वो ऐसे बम्पर जीत करके 350 सीट ले आएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर 24 के चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन झटका लगने के बाद क्या बीजेपी और नीचे जा रही है, या झटका लगने के बाद बीजेपी इससे उबरने की कोशिश कर रही है? वो क्या उसके जो जिन नैरेटिव की वजह से बीजेपी को लगता है कि वो हारी है, क्या उसने उस पर काम किया है? देखिए, इतना आसान नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि बीजेपी एक बहुत बड़ी फैक्टर है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा संगठन है। आप अगर इसको 1 मिनट के लिए हटा भी दें कि जो विधानसभा के जो उपचुनाव हुए उसमें शासन और सत्ता तंत्र का इस्तेमाल हुआ, वो सारी पार्टियां जो सत्ता में होती हैं वो करती हैं। लेकिन अगर उससे एक कोई संदेश ये निकला तो वो ये निकला था कि 24 में कार्यकर्ताओं ने बहुत अपनी कह सकते हैं उदासीनता दिखाई, मायूस दिखे, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जीत गई। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के भीतर ये कह सकते हैं कि एक मलाल दिखाई दिया कि हमारी वजह से ये सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई, हमारी नाराजगी की वजह से ये हो गया, हम अपनी सीट पर हराने वाले थे, अपने कैंडिडेट को हराते रहे और बीजेपी नीचे चली गई। ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की मैं बात कर रहा हूं। तो वो चीजें अब बीजेपी में नहीं है। बीजेपी को अब लगता है कि 2027 में अगर हमने मेहनत नहीं की तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, हम हार जाएंगे। लेकिन ये कह देना कि मतलब आज एकदम से बैटल रेडी हैं और 350 सीट या 300 सीट हम लेकर के चले आएंगे, मुझे थोड़ा ये ज्यादा लग रहा है। लड़ाई बहुत कड़ी होगी, दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हैं, कोई कम और किसी को ज्यादा आप नहीं आंक सकते। लेकिन ये बात है कि 27 के पहले जो 24 में झटका लगा है, मुझे लगता है बीजेपी उस झटके के बाद से बहुत ज्यादा सतर्क है। किसी भी ऐसे नैरेटिव को वो बनने देने के मूड में नहीं है। हालांकि नैरेटिव तो उसके खिलाफ बने रहते हैं, बनेंगे भी और बन भी रहे हैं, लेकिन वो हर उस नैरेटिव के काट को ढूंढ रही है कि जो उसके खिलाफ खड़ा हो, कम से कम उसका जवाब दिया जा सके। 2024 में बिल्कुल बीजेपी पैनिक मोड में चली गई थी। उसको लगने लगा था कि भाई हम तो जीत जाएंगे, 400 पार हो जाएंगे, अयोध्या हमने कर दिया, सब कुछ हमने कर दिया। लेकिन असल ग्राउंड पर उनकी जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उनके खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव उनके मुद्दों के अगेंस्ट में बरक्स खड़ा हो चुका था। लेकिन आज की स्थिति वैसी नहीं है। ये जरूर है कि अखिलेश यादव का पीडीए जोर मार रहा है, उसमें दम है, और अगर उस तरीके से उन्होंने अपने कैंडिडेट्स बांटे तो बीजेपी के लिए, जिसे कहते हैं ना स्लीपलेस नाइट, वो तो बीजेपी को मिलने वाली है। लेकिन ये कि एकदम से कोई 350 चला जाएगा और बीजेपी नीचे घट के इतनी चली जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी खेल बहुत बाकी है और मुझे लगता है कि बहुत कुछ बीजेपी की तरफ से भी आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। नहीं, बिल्कुल, बेशक दिखाई देगा। एक और विषय है कुमार अभिषेक जिस पर आपसे बात करना ज़रूरी है कि हाल में गाज़ीपुर में एक हादसा हुआ, हादसा कहें बल्कि एक मामला हुआ, जिसमें पुलिस थाने के अंदर लाइट बंद करके बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी बनाम संगठन की एक और मिसाल बता रही है। एक और मिसाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे कुछ दिन पहले
एबीवीपी यानी जो छात्र संगठन है संघ का, उसके और सरकार के बीच में, पुलिस के बीच में बाकायदा एक झड़प और बाकायदा एक झगड़ा देखने को मिला था। तो क्या ये पूरा मामला है गाजीपुर में एक तरीके से जो पीड़ित व्यक्ति है, जो मृतक व्यक्ति है, उसका भाई बड़ा मुखर, उसके भाई जो हैं वो बड़े मुखर होकर सरकार के खिलाफ सामने आए, क्या ये कोई मामला सरकार को घेरता हुआ ऐसा मामला है कि जिसमें सरकार घिर रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उसके वीडियोज सामने आए, जिस तरीके से उस परिवार से मृतक का भाई निकल करके आया, वो लगातार कहता रहा कि मैं बीजेपी का हूं लेकिन मेरे भाई को पीट पीट कर मार दिया गया। देखिए, ये वीडियो भी कुछ सामने आए, कुछ ऐसी बातें सामने आई, लेकिन सरकार ने इसको दूसरे तरीके से हैंडल किया। सरकार की एक मिसहैंडलिंग अगर आप देखें तो बाराबंकी में एबीवीपी वाले कांड में हो चुकी थी, और वो ऐसी मिसहैंडलिंग हुई थी कि उसके बाद से दूसरी इतनी बड़ी घटना अगर आउट ऑफ हैंड हो जाती तो सरकार के लिए बड़ी मुश्किल होती। मुझे लगता है कि जैसे ही ये वीडियो आया और उसको समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उसके बाद से सरकार की तरफ से कोशिशें बड़ी तेज शुरू हुई और उसके परिवार से बातचीत की गई और उन्हें बताया गया कि आप जो कह रहे हो वो सही नहीं है, आप हमारी भी सुन लो, प्रशासन की भी सुन लो, प्रशासन ने क्या किया है नहीं कि आप इसको देख लो। उसके बाद हर तरीके का प्रेशर होता है, मान मनोबल होता है, चीजें होती हैं, समझाया जाता है। तो यहाँ पर वो पहले दिन से ही दिखाई देने लगा। तो मुझे लगता है कि आज उसके परिवार, उसके भाई ने मुलाकात की है और आज जब निकल करके सीएम से मिल करके आए हैं तो उनका कहना है कि भाई हम संतुष्ट हैं और जो पोस्टमार्टम हुआ है वो भी मुझे सही लग रहा है। इसके अलावा एसआईटी गठित कर दी गई है, अगर जिन जिन लोगों ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, तो सरकार का अपना एक तंत्र होता है, सरकार इसको जैसे हैंडल करती है वो हैंडल हुआ, लेकिन ऐसी चीजें मिसहैंडल हो रही हैं, ये सरकार को भी मालूम है। और अगर आप उससे देखें एक चीज, तो आज एक बड़ी बात हुई है कि बीजेपी, आरएसएस, संघ और बीजेपी का संगठन तीनों तीन तरह की बातें करते रहे। अगर आप एबीवीपी के मुद्दे पे देखें तो जो एबीवीपी के जितने नेता कार्यकर्ता जो डायरेक्टली संघ से थे, यानी कि जो उसमें फुल टाइमर्स होते हैं, होल टाइमर्स होते हैं, पूर्णकालिक होते हैं, ऐसे लोग जो एबीवीपी को जिन्होंने संभाल रखा है, जो उसके पदाधिकारी हैं, जिस दिन बाराबंकी में घटना हुई उस दिन उन्होंने सरकार की ऐसी की तैसी कर दी, यानी कि ईंट से ईंट बजा दी जिसे कहते हैं। और आपने नारे सुने होंगे कि वो सब नारे जो समाजवादी पार्टी के लोग लगाते थे, वैसे नारे एबीवीपी के लोगों ने लगाए। सरकार को भी अचानक से लगा कि पता नहीं ये क्या हो गया। भाई, सरकार का एक है कि लॉ एंड ऑर्डर में वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, लेकिन फिर उनका डंडा ये नहीं देखता कि ये भाजपा का है कि सपा का है कि हिंदू है या मुसलमान है। तो अब उन दोनों मामलों में इतनी मिसहैंडलिंग हो गई कि लगने लगा कि संगठन, सरकार, ये तमाम चीजें पूरी तरीके से बिखर गई हैं और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। तो एबीवीपी वाले कांड से सबक लेते हुए सरकार ने इसको शुरू में ही पूरी तरीके से इस पूरे मामले को मैनेज करने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि ये गाजीपुर वाला जो मामला है, जिसमें एक सियाराम उपाध्याय, जिसकी जो दिव्यांग था, जिसकी मौत हुई है, उसको कहीं ना कहीं सरकार हैंडल कर गई। लेकिन एबीवीपी के मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर कोई इस तरीके से धरना प्रदर्शन या फिर इस तरीके से सड़कों पर उतर करके और उनके ही लोग करने लगे तो वो उसको उस तरीके से नहीं लेते। लेकिन एबीवीपी के मामले में उन्हें कहीं ना कहीं शांत रहना पड़ा। और अब संगठन को भी लगने लगा, संघ को भी लगने लगा कि अगर इस तरीके से चीजें आउट ऑफ हैंड होती गई तो तब तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मुझे लगता है जी, मेरी अपनी जानकारी कह लीजिए, मेरी अपनी फीलिंग कह लीजिए, मेरा अपना जो पॉलिटिकल सेंस है, मुझे लगता है कि धर्मपाल सिंह को अभी इसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। वो सरकार, संगठन और संघ तीनों के बीच कोऑर्डिनेट करेंगे। देखिए, वो खुद एबीवीपी से आते हैं, एबीवीपी के प्रदेश के महामंत्री भी रह चुके हैं, मतलब सबसे बड़े पद पर रह चुके हैं इसी प्रदेश में जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। वो एबीवीपी को भी जानते हैं, वो आरएसएस को भी जानते हैं, इस वक्त संगठन के मुखिया भी हैं और संगठन और सरकार से कहीं ना कहीं जुड़ाव भी है। तो अब उनको इस पूरे कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए अब उनका जो विंडो है वो डायरेक्ट होने वाला है। जितने भी लोगों को, जो बीजेपी के लोग जिनको सरकार से शिकायत होगी, वो कहीं ना कहीं धर्मपाल सिंह के जरिए, और उनके अंडर में 2 लोगों की और टीम बनाई गई है,
अमरपाल मौर्य हैं और कामेश्वर सिंह हैं। कामेश्वर सिंह आते हैं गोरखपुर के पास से और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। अमरपाल मौर्य केशव मौर्य के करीबी रहे हैं, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा मंत्री सब कुछ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कमिटी बनी हुई है, ये कमिटी इसलिए अहम हो गई है कि अब बीजेपी के भीतर बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके आनुषंगिक संगठन, उनके अलग अलग जो विंग है, अगर उनकी नाराजगी कहीं सरकार से होती है तो इसको मीडिया में आने के पहले इसको अपने लेवल पर सॉल्व किया जाए, हैंडल किया जाए। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, कुछ भी गड़बड़ होता है तो सब उनके मत्थे जाता है, सब उनके सर पर ठीकरा फोड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में अब ये कोऑर्डिनेशन कमेटी इसलिए बनी है कि थोड़ा सरकार को भी बचाया जाए, थोड़ा अपने लोगों को भी शांत कराया जाए। एक उनके लिए एक जिसे कहते हैं ना प्रेशर कुकर के सीटी के जैसा काम हो कि भाई अगर किसी को नाराजगी है सरकार से, संगठन से, तो आइए हमारे पास बैठिए, हम आपकी सब बातों का समाधान करेंगे। अगर इसी तरीके से चलता रहता तो बहुत चीजें आउट ऑफ हैंड होती। मुझे लगता है कि ये आप गाजीपुर या फिर आप बाराबंकी में एबीवीपी का जो मामला हुआ, इसको देखते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है और ये कहीं ना कहीं गुस्से को कम करने का, उस प्रेशर कुकर के प्रेशर को रिलीज करने का, ये मुझे ये पूरा का पूरा जो एक मामला है वो दिखाई देता है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष और सत्ता की तनातनी तो बिल्कुल आम बात है, वो तो होगी ही लोकतंत्र में। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार जिस तरह से संगठन के स्तर पर, अपने अनुषांगिक संगठनों के स्तर पर कुछ दिक्कतों, चुनौतियों का सामना कर रही है और उसके साथ साथ सहयोगी पार्टियां, जिनकी बात हमने नहीं की लेकिन हम लगातार इस कार्यक्रम में उनकी बात कर चुके हैं, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, वो जिस तरह से एक प्रेशर टैक्टिक्स लगातार बीजेपी पर बना रही हैं। यानी कई मोर्चे हैं जिन पर विधानसभा, आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को या उत्तर प्रदेश की बीजेपी को अभी काफ़ी काम करना है, काफ़ी उन चुनौतियों को झेलना है। तो आने वाले दिनों में इन पर किस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं, हम लगातार उन पर नज़र बनाए रखेंगे। कुमार अभिषेक से बात करते रहेंगे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए कुमार अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।